इंकलाब का था। बहुत अन्याय हुआ इनके साथ है, अब न्याय होगा। जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी। दौर एंग्री यंग मैन का था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। रील से लेकर रियल लाइफ तक नौजवानों की नई पीढ़ी सत्ता और समाज से सवाल कर रही थी। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों से बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही थी। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर यूपी के इटावा में भी तनाव था। इमरजेंसी लागू होने के थोड़े दिन बाद इटावा से नौजवान नेता मुलायम सिंह यादव गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन घर वालों को मुलायम से कहीं ज्यादा फिक्र किसी और की थी। भाभी, दरवाजा खोलो भाभी। भाभी, भैया को पुलिस ने पकड़ लिया। वो इटावा जेल में है। आप टीपू को लेकर घर नहीं रहना। उस समय टीपू महज 2 साल का था। सियासी उठापटक से बेफिक्र वो घर परिवार की आंखों का तारा था। टीपू को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आगे चलकर एक दिन उसे यूपी का सियासी सुल्तान बनना है, समाजवादी सियासत का एक मुकाम बनना है, मुलायम परिवार की पहचान बनना है और पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाना है, खुद को एक सियासी ब्रांड बनाना है। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का। अखिलेश को राजनीति विरासत में पिता मुलायम सिंह यादव से मिली, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश में खुद ऐसा क्या है जो उन्हें हिंदुस्तान की सियासत में पहली कतार के नेताओं में खड़ा करता है? क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे? यादव परिवार की राजनीति से आगे ले जाता है, भविष्य की एक नई उम्मीद बनाता है। तो इसके लिए हमें चलना होगा यूपी में इटावा जिले के सैफई। ये आज का सैफई गांव है। तमाम सुविधाओं से लैस किसी शहर को भी मात देता है सैफई। एक वक्त था जब इटावा के सैफई गांव में घर के नाम पर बहुत सी कच्ची झोपड़ियां थी, टूटी फूटी और कीचड़ से सनी सड़कें थी, दूर तक कोई अस्पताल नहीं था। मुलायम सिंह यादव की पत्नी मालती ने घर में ही बेटे को जन्म दिया था। मुलायम शादी के 16 साल बाद पिता बने थे। साल 1973 की 1 जुलाई जब बेटे का जन्म हुआ, उस समय भी मुलायम गांव से बाहर ही थे। नेतागिरी तो कर ही रहे थे, जनता से जनसंपर्क करते रहते थे और उसके साथ साथ नेताजी लेक्चरर भी थे, जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाते भी थे। हम लोगों को सूचना करीब 5 साढ़े 5 बजे सूचना मिल गई थी कि बेटा पैदा हुआ है। ये अखिलेश के चाचा अभय राम हैं। अभय राम को अखिलेश का बचपन अच्छे से याद है। यहाँ रहो 4 साल जन्म के, और 4 साल के बाद इटावा बुलाए लो, जहाँ जे लोग रहते तहाँ वहाँ कुछ पढ़ता रहा, बस दौल पर पढ़ने लगा, चले गए। चुप नहीं रहा था, खेलता तो खूब दौड़ लगा तो खूब खेलता तो चुप नहीं रहा था। राजनीति की भाग दौड़ ने मुलायम को घर परिवार से पहले ही दूर कर दिया था।
ज्यादातर समय वो पार्टी की बैठक और सार्वजनिक सभाओं में ही व्यस्त रहा करते थे। यूपी के नेताओं में उनकी अलग पहचान बन रही थी। 80s में 90s में धीरे धीरे बैकवर्ड पॉलिटिक्स ने शुरुआत करी और उसमें मुलायम सिंह जी ने अपनी जगह बनाई। उसके लिए उन्होंने तरह तरह की मतलब कई पार्टीज छोड़ी तो लगातार, बट ही वॉज जैसे कहते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी कहते थे। वो डरते नहीं थे और बहुत मेहनती थे। इमरजेंसी लागू होने के बाद मुलायम करीब 19 महीने इटावा जेल में रहे। उन दिनों शिवपाल यादव अक्सर बड़े भाई से मिलने जेल पहुंचते थे। उन्हें घर परिवार के बारे में बताया करते थे। टीपू की क्या हाल है? जेल में हम जाते थे, नेताजी से सुबह मिलते थे, फिर नेताजी की दोपहर को मिलते थे। परिवार के बारे में तो पूछ ही लेते थे, बता भी देते थे। अखिलेश तब 4 साल के थे। उनका दाखिला इटावा के सेंट मेरी स्कूल में करवाया गया। बेटे का जब पहली बार स्कूल में दाखिला करवाना था, उस समय भी मुलायम घर पर नहीं थे। नमस्कार सर। आइए आइए, नमस्कार जी, आइए। आओ बेटा बैठ। जी ये मुलायम जी का लड़का है। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया। इसका दाखिला करवाना है स्कूल में। नाम क्या बच्चे का? जी टीपू। ये तो घर का नाम हुआ ना, स्कूल का नाम क्या रखेंगे? अच्छा बेटे, आप ही बताओ कि आपका क्या नाम है, कौन सा नाम आपको पसंद है? अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको 4 नाम बताता हूँ, उनमें से कोई एक चुन लो। आमतौर पर माता पिता या घर के दूसरे लोग बच्चे का नाम रखते हैं, लेकिन इस बच्चे ने अपना नाम खुद चुना। अखिलेश। अखिलेश, वाह बेटा, बहुत अच्छा नाम चुना है आपने। हम 3 लोग जब बैठे थे, जब एडमिशन इनका कराया था कॉन्वेंट स्कूल इटावा में। हाँ, पहले टीपू तो घर का नाम था, और फिर जब इनका एडमिशन इटावा कॉन्वेंट स्कूल में जब कराया है, तब इनका नाम अखिलेश रखा गया है। अरे अखिलेश, अखिलेश बेटा ज्यादा दूर मत जाना और साइकिल जरा संभाल कर चलाना, ठीक है? अच्छा लगता है साइकिल चलाना? हम भी चलाते थे बहुत, जब छोटे थे ना, हमें भी बहुत अच्छा लगता था। अखिलेश अपने चाचा राजपाल सिंह के साथ साइकिल पर बैठकर स्कूल आया जाया करते थे, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। हालात तेजी से बदल रहे थे। जनता पार्टी की आपसी कलह से यूपी सरकार गई, मुलायम मंत्री नहीं रहे। दूसरी ओर इटावा की सियासी हवा भी बदल रही थी। इटावा से सटे चंबल में डाकुओं का जोर बढ़ रहा था। चंबल के बागी डाकू जाति और राजनीतिक खेमों में बंटने लगे। मुलायम पर यह आरोप लगा कि पिछड़ी जाति के डाकुओं को उनकी शह मिल रही है। ऐसे माहौल में मुलायम सिंह को बेटे की सुरक्षा की फिक्र होने लगी। चिंता इतनी ज्यादा थी कि साल 1980 में अखिलेश का स्कूल जाना बंद करा दिया गया। अखिलेश ने अभी 3री क्लास तक की पढ़ाई की थी। जिसके एक ही पुत्र हो, लगाव बहुत होता है माता पिता को, कि मतलब किसी भी तरीके से कोई इस तरीके की बात ना हो जाए बेटे के साथ। 3री क्लास के बाद अखिलेश को घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। इंग्लिश टीचर अवध किशोर वाजपेयी पर पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। वाजपेयी जी अखिलेश की इंग्लिश पर ज्यादा जोर दिया करते थे, जबकि उन दिनों मुलायम सूबे में घूम घूम कर हिंदी का झंडा बुलंद कर रहे थे। अखिलेश को बाहर के किसी बड़े स्कूल में दाखिले की तैयारी करवाई जा रही थी। उन्होंने मुझको अपॉइंट कर दिया था पढ़ाने के लिए। वाजपेयी, तुम इसको देखो, तुम अंग्रेजी के अध्यापक हो, मेरा एक ही बेटा है, इसको पढ़ा दो। और वो हम आपको बता रहे हैं, ये सारी बात मैं सच बोल रहा हूँ। काली गाड़ी लेके आए थे मेरे घर पे, इसी घर पे, और इस बेटे का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया। कहा कि अब तुमको देखना है, मेरे यहाँ से अंग्रेजी के जानने वाले लोग नहीं हैं। स्कूल की पढ़ाई के लिए अखिलेश को ग्वालियर के सिंधिया स्कूल भेजा जाना था, लेकिन बाद में फैसला बदला गया।
अखिलेश के टीचर अवध किशोर वाजपेयी ने धौलपुर मिलिट्री स्कूल का नाम सुझाया। मुलायम सिंह मान गए। इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। हम और माननीय मुलायम सिंह जी सिंधिया कॉलेज गए। सिंधिया कॉलेज की चढ़ाई पर गाड़ी रुक गई तो नेताजी घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैं तो एक ही बार स्कूल देखने आ रहा हूँ वाजपेयी, बेटा तो 8-9 वर्ष पढ़ने का यहाँ पर 12 तक। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एडमिशन नहीं कराऊंगा, अब वाजपेयी तुम बताओ। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है नेताजी, आप चाहें तो मिलिट्री स्कूल धौलपुर यहाँ पास ही है, यहाँ से राजस्थान में है, थोड़ी दूर पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पे। आप चाहें वहाँ एडमिशन करा दें। राजस्थान के धौलपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसे मिलिट्री स्कूल से अखिलेश की जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत हुई। जब उसने लिखित परीक्षा मिलिट्री की पास कर ली 6th क्लास की, तब इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में 6-7 लोग पैनल में बैठे। उससे पूछा गया व्हाट इज हेलमेट, अंग्रेजी में पूछा प्रिंसिपल ने। अखिलेश ने जवाब दिया इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, ये एक उपकरण है दैट सेव्स आवर हेड, जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये अखिलेश ने अंग्रेजी में उत्तर दिया। द प्रिंसिपल वाज सो मच प्लीज्ड विद अखिलेश एंड ही गॉट एडमिशन इमीडिएटली। धौलपुर मिलिट्री स्कूल में अखिलेश को 6ठी क्लास में दाखिला मिला। एडमिशन के लिए उस वक्त 2,950 रुपए की फीस देनी पड़ी। पिता मुलायम के आग्रह पर हॉस्टल मिला उदयभान। स्कूल के कड़े अनुशासन के बीच एक बहुत अच्छी आदत उन्होंने सीखी। वो चिट्ठियां लिखा करते थे, जिनमें कभी अपना नाम टीपू तो कभी ए यादव लिखते हैं। ऐसी ही कई चिट्ठियों को उनके गुरु अवध किशोर वाजपेयी जी ने आज भी संभाल कर रखा है। एक चिट्ठी में अखिलेश लिखते हैं, मैं यहाँ स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। मेरी 11वीं क्लास की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। मैंने साइंस चुना है। थोड़ी देर के लिए मलाल नहीं है। गर्मी की छुट्टी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी। बोर्ड के एग्जाम में मैं हर विषय में अच्छे अंक लाऊंगा। अब मैं चिट्ठी खत्म करता हूँ। अभी नया लिखने को कुछ नहीं है। छोटों को प्यार और बड़ों को सादर चरण स्पर्श कहिएगा। आपका ए यादव। एक मेरे को लगा कि उससे उन्होंने डिसिप्लिन बहुत सीखा, डिटर्मिनेशन। उनके पिता कहते हैं वो बहुत स्टबन है, जिद ले लेते हैं, ठान लेते हैं, तो बहुत जिद्दी हैं। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने, और उनके बहुत दोस्त भी हैं आर्मी में, अच्छे फ्रेंड्स उन्होंने बनाए। वाइफ भी, उनके पिता भी आर्मी बैकग्राउंड के हैं, तो वो है उनमें। अखिलेश ने 12वीं तक की पढ़ाई धौलपुर मिलिट्री स्कूल में की। इस दौरान वो घर परिवार के माहौल से दूर रहे। उन दिनों अखिलेश की मां बीमार रहती थीं। पिता मुलायम सिंह यादव राजनीति में व्यस्त थे। एक दफा मुलायम ने अखिलेश को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में भी सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, पढ़ाई में मेहनत करो, काम आएगा। धौलपुर मिलिट्री स्कूल के 7 सालों ने अखिलेश को रफ टफ बना दिया था। यहां 12वीं की पढ़ाई के बाद आमतौर पर छात्र सेना की सेवा में जाना पसंद करते हैं। अखिलेश ने कुछ और ही सोच रखा था। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, लेकिन बाद में इरादा बदला और वो सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैसूर पहुंच गए। मुलायम सिंह जी तो कोई गाइड करने के मूड में थे नहीं। मुझे नहीं लगता मुलायम सिंह जी सोचे थे मैं मैसूर भेजूं या कहाँ भेजूं। उनका दिमाग, वो थिकली दिन भर राजनीति करने वाले व्यक्ति के पास समय नहीं था। शिवपाल जी थोड़ा देखते थे, थोड़ा मैसूर वगैरह गए तो, और जब बाहर गए तो अमर सिंह जी का रोल रहा उस समय। ये संयोग ही था कि जिस टीपू सुल्तान के नाम पर अखिलेश के बचपन का नाम टीपू रखा गया, अब अखिलेश उसी टीपू के शहर मैसूर चले आए थे। अखिलेश ने यहां श्री जय चामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इस वक्त मुलायम यूपी के सीएम थे। अखिलेश पिता के रुतबे और सियासी छाया से दूर मैसूर में एक आम छात्र की तरह पहुंचे थे।
मैसूर में कुछ लोगों को ही ये बात मालूम थी कि अखिलेश मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अखिलेश जी का स्वभाव ही है कि वो अपने को ये प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि मैं कोई उनका बेटा हूँ, या सामान्य उनका जीवन था तो सामान्य बच्चों के साथ सामान्य रहना चाहते थे वो। मैसूर से बीटेक के बाद अखिलेश लखनऊ लौट आए। वो एनवायरमेंटल साइंस से एमटेक करना चाहते थे। कहां जाना है ये अभी तय नहीं हुआ था। अखिलेश लखनऊ में अपना खाली वक्त दोस्तों के साथ बिताते। उन्हीं दिनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए अखिलेश की जिंदगी में एक लड़की दोस्त बनकर आई। डिंपल उस वक्त लखनऊ में पढ़ाई कर रही थी। डिंपल उत्तराखंड की थी, पिता सेना में अफसर थे। डिंपल और अखिलेश एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब शादी का मसला ठीक नहीं बन रहा था तो एक बार फिर शिवपाल यादव बड़े किरदार में आए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को मनाया कि नहीं, अगर अखिलेश की इच्छा है, अखिलेश अगर डिंपल को चाहते हैं तो शादी यहीं होनी चाहिए। अखिलेश और डिंपल के प्रेम को अभी लंबे संघर्ष से गुजरना था। अखिलेश ने एमटेक की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में दाखिला लेना तय किया। अखिलेश के लिए देश से बाहर जाने का यह पहला अनुभव था। अखिलेश सिडनी में खामोशी से जिंदगी के सपने बुन रहे थे। दूसरी तरफ मुलायम सिंह की सियासी जिंदगी में हलचल मची थी। साल 1996 में मुलायम सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन चल पाई। बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। वाजपेयी सरकार गिरते ही लेफ्ट और कई क्षेत्रीय पार्टियों का संयुक्त मोर्चा सक्रिय हो गया। इसमें मुलायम सिंह की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी भी थी। संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाना तय किया। प्रधानमंत्री पद की रेस में मुलायम सिंह यादव का नाम भी सामने आया, लेकिन संयुक्त मोर्चे का एक धड़ा मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं था। संयुक्त मोर्चा की खींचतान के बीच एचडी देवेगौड़ा के नाम पर सहमति बनी। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। देवेगौड़ा सरकार में मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। उस समय आई थिंक सुरजीत, हरकिशन सिंह सुरजीत इनके फेवर में थे, बट बाकी लोग नहीं थे इनके फेवर में। तो इसलिए, और वीपी सिंह साहब की तो पूरी राजनीति जो है वो अगर आप ध्यान से देखें तो वो एंटी मुलायम रही है, क्योंकि वो भी बैकवर्ड के एक बड़े नेता और मुस्लिम्स के बहुत बड़े दावेदार थे। उसी तरह से मुलायम सिंह जी भी थे। डेफिनेटली उस समय ये एक बहुत बड़े दावेदार थे। यूपी से दिल्ली तक मुलायम सिंह यादव राजनीति के दावपेंच में फंसे थे। इन सबसे दूर सिडनी में अखिलेश को जिंदगी एक नए मोड़ पर ले आई थी। इन दिनों अखिलेश और डिंपल के बीच प्यार परवान चढ़ रहा था। अखिलेश जब सिडनी से लौटे तो उन पर शादी का दबाव बनाया जाने लगा। अखिलेश ने अब तक परिवार वालों को डिंपल के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन यह बात ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। अखिलेश, घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। आप जैसा चाहें। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश से अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाई थी। मुलायम इस प्रस्ताव पर गंभीरता से सोच रहे थे। एक आम पिता की तरह मुलायम भी अखिलेश की शादी को लेकर कश्मकश में थे। बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को मुलायम ठुकरा नहीं पाए। हेलो, नमस्ते अंकल। जी जी, आपके लिए बरेली से फोन आया है। कर्नल अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ कर्नल साहब नमस्कार। आ जाइए, सपरिवार आइएगा। हाँ ठीक है। मुलायम अखिलेश और डिंपल की शादी का मन बना चुके थे।
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। अब तो अखिलेश का ही भविष्य खत्म कर दिया तो अखिलेश समझ ही नहीं पा रहा। मैं चाहे अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे। मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर एक्ट टूथपेस्ट, दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल इंडिपेंडेंट फ्लोर्स इन सेक्टर 81 गुरुग्राम। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए आपको दिखाते हैं आपके शहर की हवा कैसी है, यानी कि प्रदूषण का हाल क्या है। आज का मौसम प्रेजेंटेड बाय ऑटरविन ऑक्सीफास्ट रिलीव, बंद नाक खोलना शुरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वेरिएंट भले ही नया हो, लेकिन बचने का तरीका पुराना। सबसे जरूरी है कि आप मास्क जरूर लगाएं और मास्क से नाक तक ढककर रखें। 2 गज की दूरी का हमेशा ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और तीसरी और एक और महत्वपूर्ण सावधानी जिसका आपको ख्याल रखना है, वो ये कि आप हाथ धोते रहें। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु, अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान, मनोज मुंतशिर के साथ भारत का युग। एबीपी न्यूज की साल भर चलने वाली सीरीज हर शनिवार रात 9 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसी महान विभूतियां जिन्हें नजरअंदाज किया गया, देश अब उन गलतियों को सुधार रहा है। बड़ी बातें क्या रही वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। नेताजी का सपना था कि नव भारत का निर्माण हो और यही लक्ष्य इस वक्त देश का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही कहा कि आजादी की महान विभूतियों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने एक तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि जो गलतियां हुई हैं पहले की, उन गलतियों को अब देश सुधार रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाभी, भाभी, भैया को पुलिस ने पकड़ लिया। आप टीपू को लेकर घर नहीं रहना। नाम क्या बच्चे का? जी टीपू। ये तो घर का नाम हुआ ना? स्कूल का नाम क्या रखें? अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको 4 नाम बताता हूँ, उनमें से कोई एक चुन लो। अखिलेश। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री, रविवार रात 9 बजे।
विवाह का कार्यक्रम सैफई में रखा गया। इस शादी में जुटे मेहमानों से मुलायम के राजनीतिक कद और लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता था। 24 नवंबर 1999 को हुए शादी समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर भी मौजूद थे। अलग अलग राजनीतिक दलों के कई राजनीतिक दिग्गजों से लेकर उद्योग और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों का हुजूम सैफई में जुटा था। शादी के बाद अखिलेश और डिंपल की नई जिंदगी शुरू हुई थी। पहले दौर में भी समाजवादी पार्टी के सदस्य बहुमत लिखिए। दरअसल साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम ने संभल और कन्नौज 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीता था। बाद में मुलायम ने कन्नौज सीट छोड़ने का फैसला किया। कन्नौज लोकसभा उपचुनाव के कई दावेदार थे। आखिरकार इस सीट पर अखिलेश को उतार दिया गया। ये वैसे पार्टी का निर्णय था जिससे जैसे मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, और जो भी प्राथमिकता रहेगी तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दूंगा। कन्नौज पर अखिलेश की उम्मीदवारी की घोषणा होते ही समाजवादी पार्टी पर वंशवाद को लेकर चौतरफा हमला शुरू हो गया। देखिए, जनता की सेवा करने के लिए एक भावना होनी चाहिए, और भावना बनाने के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती कि आप पहले से एक्सपीरियंस हैं इस चीज में या नहीं है। तो ये मैं चाहूंगा कि यहाँ की सेवा करना चाहूंगा, और सेवा करने की भावना थी, इसलिए मैं उतर आया इलेक्शन में। ये वही कन्नौज सीट थी जहां से समाजवादी आंदोलन के पुरोधा राम मनोहर लोहिया जीतकर संसद पहुंचे थे। मुलायम पर यह आरोप लगा कि बेटे के लिए उन्होंने लोहिया की विचारधारा को ताक पर रख दिया। जब नेताजी 2 सीट से चुनाव जीत गए तब तक ये इंजीनियरिंग करके घर पे आ गए थे। तो जब घर पे आ गए थे 2 सीट पे 1 सीट खाली करना पड़ी कन्नौज की। तो कन्नौज के लोगों ने, इटावा के लोगों ने, इटावा की भी 2 विधानसभा कन्नौज लोकसभा सीट पे पड़ती थी, 3 कन्नौज की विधानसभा सीट पड़ती थी। तो कन्नौज के लोगों ने भी प्रस्ताव रख दिया, इटावा के लोगों ने भी प्रस्ताव रख दिया है कि नेताजी अब अखिलेश को चुनाव लड़ा दो। वो क्या करते थे कि उनको जब बेटे को लाना था पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने से खुद नहीं करते थे वो सारा, वो लोगों को कहते थे कि तुम बोलो, तुम प्रपोज करो, देखते हैं लोग क्या रिएक्शन क्या होगा। राजनीति के दांव पेच, चुनावी रणनीति, प्रचार का तरीका, सियासत का मंच, ये सब अखिलेश के लिए बिल्कुल नया था। 27 साल के अखिलेश ने फैशनेबल कपड़े पहनना छोड़ दिया। वो खादी का कुर्ता पायजामा, काली जैकेट और काले जूते पहनने लगे। अखिलेश मंच पर शालीन और शांत नजर आते। वो भाषणों में ज्यादा नहीं बोलते थे। शुरुआत में थोड़ा सा आई थिंक हेजिटेशन थी इनकी, कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है। धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस होता है उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। अखिलेश ने जिंदगी का पहला चुनाव कन्नौज से जीता। मुलायम सिंह के साये में मिली इस जीत के साथ ही अखिलेश की संसदीय राजनीति में एंट्री हो गई। लेकिन धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम का युवराज अभी जमीनी राजनीति से दूर था। सांसद बनने के बाद अखिलेश जब पहली बार युवा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आए तो वो मंच पर नहीं गए, वो कार्यकर्ताओं के बीच बैठे रहे। अखिलेश के आने से समाजवादी पार्टी में एक बड़ा बदलाव आया। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को अखिलेश के रूप में नया चेहरा मिल गया। साल 2001 में यूपी में बीजेपी की सरकार थी। सीएम राजनाथ सिंह थे। यूपी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर था। अखिलेश युवा ब्रिगेड के साथ सड़कों पर उतरे। वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर हल्ला बोल रहे थे। कन्नौज में खुद अखिलेश ने कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी।
अखिलेश के इस तेवर ने समाजवादी पार्टी में नई जान फूंक दी। क्या चाहते? देखिए, पब्लिक मूवमेंट नहीं, पहले मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ, इस तरह का काम प्रचार मैंने किया था, लेकिन ये प्रचार पार्टी के लिए है और पार्टी जिन मुद्दों को लेके चली है वो जन जन तक पहुँचाना है। साल 2002 का विधानसभा चुनाव सामने था। आपके साथ अगर मुलायम सिंह जी हैं तो कमजोरी किस बात की? अगर फिर भी आपको कमजोरी महसूस होती है तो लो, हम भी आ गए। मुलायम एक बार फिर मैदान में थे, लेकिन इस बार तय ये हुआ कि पार्टी के प्रचार का चेहरा अखिलेश को बनाया जाए। अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी क्रांति रथ निकाला गया। अखिलेश की क्रांति रथ यात्रा ने प्रचार में रंग ला दिया। अखिलेश को युवाओं ने हाथों हाथ लिया। अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, चुनावी रैलियां की, अपना रथ निकाला। अखिलेश यादव की वो चुनावी रथ यात्रा उनके जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जब उनके सपोर्टर्स ने, कॉमन आदमी ने उनको एक मेहनती और संघर्षशील राजनेता के रूप में पहचाना और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के राज्य में एक शिनाख्त मिली। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने में फेल रही। मायावती ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। यूपी में गठबंधन की सरकार बनी। मायावती मुख्यमंत्री बन गई। अल्पमत की सरकार जनता के द्वारा अगर जबरदस्ती थोप रहे हैं तो हम जनता में जाएंगे कि जबरदस्ती उसको जनता हटाने की भी बात है। ये हम लोगों ने फैसला किया। मायावती की बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन 1.5 साल भी चल नहीं पाया। और जो मायावती जी का दुआ स्वप्न था कि अजीत सिंह जी का समर्थन वापस भी ले लेंगे, तो उनके विधायक अजीत सिंह जी के बजाय मायावती के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मुंगेरी लाल के सारे हसीन सपने चूर चूर हो गए। इसके बाद मुलायम बीएसपी के बागियों, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब रहे। मुलायम की सरकार 3 साल से ज्यादा चली, लेकिन इस दरमियान समाजवादी पार्टी का जनाधार भी सिमटता चला गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की लहर के सामने समाजवादी पार्टी 100 सीट के आंकड़े को भी छू नहीं पाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी 23 सीटों के साथ पहले के मुकाबले नुकसान में रही। अभी विशेष परिस्थितियां बनी है जिसमें पार्टी का निर्देश भी है और मैं समझता हूँ फिरोजाबाद की जनता ने इस बात को कहा भी है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व को कहा कि यहाँ से भी मौका दिया जाए। इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश एक साथ 2 सीट कन्नौज और फिरोजाबाद पर खड़े हुए। दोनों पर जीत मिली। आप सभी जानते हैं फिरोजाबाद क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है आने वाले समय के लिए। तो मैं आप सभी से यह निवेदन करती हूँ कि आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दें और इस संघर्ष में समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाएं। लेकिन अगला झटका तब लगा कि जब अखिलेश की छोड़ी गई फिरोजाबाद सीट पर हुए उपचुनाव में बहू डिंपल यादव हार गईं। मुलायम और पार्टी के बड़े नेता इस जनादेश को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जून 2009 में अखिलेश को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले यह पद चाचा शिवपाल यादव के पास था। मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद दूंगा और जो मुझे मौका मिला है या मौका दिया है, मुझे पूरी जिम्मेदारी से और जितनी काबिलियत के साथ जिम्मेदारी निभाने का काम होगा मैं निभाऊंगा। सवाल फिर उठना ही था कि मुलायम पार्टी में वंशवाद की लकीर खींच रहे हैं। फिर आरोप लगा रहे हैं विरोधी की कांग्रेस की तर्ज पे मुलायम सिंह की पार्टी में भी वंशवाद। देखिए, ये सवाल में जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, ये सवाल तब भी पूछा गया था और उस सवाल का जवाब हम लोगों ने जनता पर छोड़ दिया था। हम लोग संघर्ष का परिवारवाद कर रहे हैं। सच्चाई ये थी कि जनेश्वर मिश्र जैसे पार्टी के पुराने नेता अखिलेश के साथ खड़े थे और पार्टी की कमान मुलायम के हाथ में ही थी। ये संभव है कि
पार्टी के बड़े और पुराने नेता आसानी से आपको नेता रूप में स्वीकार ना करें। अभी अखिलेश जिंदाबाद के नारे ना लगवाएं, हैं? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप खुद को बतौर नेता स्थापित कर चुके हैं, तब अखिलेश जिंदाबाद के नारे मैं खुद लगवाऊंगा। हाँ, जब ये लगातार जाते थे जनेश्वर मिश्रा जी के पास, उनसे मिलते थे, तो तब उन्होंने कहा था कि तुम जिस दिन नेता बन जाओगे पूरी तरह से, क्योंकि उनको लगता था अभी ग्रूमिंग हो रही है, अभी पूरी तरह से नहीं बने, तो उन्होंने कहा था कि जब तुम पूरी तरह से नेता बन जाओगे तब मैं उस दिन अखिलेश जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। और उसके कुछ 1 या 2 सालों के बाद उन्होंने लगाया था। 2012 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश फुल फॉर्म में थे। अखिलेश एक बार फिर क्रांति रथ यात्रा पर निकले। कई जगह साइकिल यात्रा शुरू की। वो मायावती सरकार के खिलाफ आंदोलनों की अगुवाई कर रहे थे। अखिलेश ने चुनाव प्रबंधन की कमान संभाल रखी थी। वो मुलायम से हटकर अपनी अलग छवि बना रहे थे। आज हम उनके साथ चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी की दिशा तो उन्होंने बदली है, दशा भी बदली है, उसकी तस्वीर भी बदली है। तकदीर कैसे बदल पाएंगे अखिलेश समाजवादी पार्टी की, आज चुनाव प्रचार में हम उनके साथ रहेंगे। अखिलेश एक ऐसे सुलझे हुए नौजवान नेता के रूप में उभर रहे थे जो पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच का है, जिसके पास यूपी के विकास का रोड मैप है। आज घर नहीं है, बताओ घर भी महंगे हो गए, गरीब नहीं घर बना सकता। और जो वसूली हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी कर रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। 403 विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीट मिली। इस जीत के साथ ये तय हो गया कि अखिलेश ही सीएम बनेंगे। महामहिम श्री राज्यपाल ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उनकी कैबिनेट में उनके चाचा शिवपाल यादव और आजम खान थे। इन सब से ऊपर मुलायम तो थे ही। अखिलेश पर बाहर से ज्यादा अंदर से दबाव था। कई बड़े मामलों पर अखिलेश पर मुलायम और शिवपाल यादव की राय ज्यादा अहमियत रखती थी। तो नेताजी हमारे नेता हैं, वो जरूर अगर कोई गलती हमसे हो रही है तो वो नाखुश होंगे, स्वाभाविक है। आगे काम करेंगे, काम करके दूर कर देंगे। सियासी गलियारों में उन दिनों ये मजाक चल पड़ा कि यूपी में एक नहीं 3.5 मुख्यमंत्री हैं। सरकार चलाना अखिलेश के बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी जिस समय समाजवाद को लेकर के आए और मुख्यमंत्री बने, तो उस समय जो दिक्कतें थीं, जैसे कहा जाता था कि 5 मुख्यमंत्री हैं, 4.5 मुख्यमंत्री हैं, तो उससे निपटने की जो गुर होने चाहिए वो उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी से नहीं सीखे। जैसे मुलायम सिंह यादव हर कास्ट के लोगों को साथ के चलते हैं। लेकिन अखिलेश ने न सिर्फ पूरे 5 साल सरकार चलाई, बल्कि उन सभी गलत धारणाओं को खारिज कर दिया जो उन्हें लेकर बनाई जा रही थी। इनमें बाहुबली मुख्तार अंसारी से समझौते की बात हो या फिर शिवपाल समर्थकों को टिकट देना। जब तुम गाड़ी दोगे तो तुम्हारी प्रार्थना करेगा, तुम्हारे टैक्स लेगा, रोजाना गाड़ी देगा, रोजाना दे रहे। हम और सत्तार नहीं हो सकते, नहीं कैसे सम्मान हुआ वही जो अखिलेश ने चाहा। समाजवादी पार्टी को बनाने वाले और सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को भी अंततः अखिलेश के सामने झुकना पड़ा। चाचा शिवपाल किनारे कर दिए गए। अखिलेश ने तमाम राजनीति के बावजूद मेहनत करने वाले फैमिली मैन की इमेज को भी चमकाए रखा। इसमें उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी बड़ी भूमिका निभाई। लग रहा है कि आप टक्कर दे रही हैं अखिलेश जी को।
नहीं, मैं कभी टक्कर देने की सोच भी नहीं सकती अखिलेश जी को, क्योंकि हमारी पार्टी के नेता है और समय कम है और अपनी बात हमें हर विधानसभा तक पहुंचानी है। तो मुझे लगता है ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है जिसको मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ। बोझ तो आपने हल्का कर दिया, चूंकि अकेले थे, वो प्रचार कर रहे थे, आपने बहुत बोझ हल्का कर दिया। नहीं, वो अकेले ही काफी है मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। 2017 अखिलेश की अग्नि परीक्षा का साल रहा। अखिलेश परिवार और आपसी सियासी झगड़े से घिर गए। चाचा शिवपाल यादव से यह झगड़ा सार्वजनिक मंच तक आ गया कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। चाचा ने खुलेआम भतीजे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पिता खामोश बैठे थे और बेटा झुकने को तैयार नहीं था। चाचा भतीजे की लड़ाई में समाजवादी पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान हुआ। जनवरी में अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। अब तो अखिलेश का ही भविष्य खत्म कर दिया इसने, वो अखिलेश समझ ही नहीं पा रहा। मैं चाहे अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे। सामने 2017 का विधानसभा चुनाव था। अखिलेश के नेतृत्व में यह पहला विधानसभा चुनाव था, लेकिन पारिवारिक झगड़े से वो अकेले पड़ गए थे। अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन कर दिया। हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। और ये दो पहिए हैं, अगर साइकिल के दो पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहाँ बैठे हुए दो पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नारा दिया, अखिलेश का काम बोलता है। लेकिन ये बात वोटर तक नहीं पहुंची। बीजेपी की लहर में 224 सीटों वाली समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस से नाता भी टूट गया। 2014 के बाद यूपी मोदी में हो गया और वो ही 2017 में भी रहा। तो जब बीजेपी इतनी स्ट्रांग थी तो वो इलेक्शन में उनके साथ अलायंस करते ना करते, जब लोगों ने बीजेपी को ही देने का मन बना लिया था, जिसमें यादव भी कुछ थे, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं रहता। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने धुर विरोधी मायावती से हाथ मिलाया। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। बुआ और बबुआ की जोड़ी भी फ्लॉप साबित हुई। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीट ही ला पाई। अखिलेश के ये फैसले एक के बाद एक गलत साबित हो रहे थे। 2022 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से साबित करेगा कि सियासत की सांप सीढ़ी में अखिलेश ने जीतने की कला अच्छे से सीखी या नहीं, क्योंकि यहां बाजी जीतने का मतलब यह होगा कि अखिलेश एक बार फिर से कहेंगे, मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। bazaar.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
भाभी भाभी, भैया को पुलिस ने पकड़ लिया। आप टीपू को लेकर घर में ही रहना। नाम क्या बच्चे का? जी टीपू। ये तो घर का नाम हुआ ना, स्कूल का नाम क्या रखेंगे? अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको 4 नाम बताता हूँ, उनमें से कोई एक चुन लो। अखिलेश। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री, रविवार रात 9 बजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए आपको दिखाते हैं आपके शहर की हवा कैसी है, यानी कि प्रदूषण का हाल क्या है। आज का मौसम प्रेजेंटेड बाय ऑट्रोविन ऑक्सीफास्ट रिलीफ बनना खोलना शुरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसी महान विभूतियां जिन्हें नजरअंदाज किया गया, देश अब उन गलतियों को सुधार रहा है। बड़ी बातें क्या रही वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। नेताजी का सपना था कि नव भारत का निर्माण हो और यही लक्ष्य इस वक्त देश का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही कहा कि आजादी की महान विभूतियों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने एक तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि जो गलतियां हुई हैं पहले की, उन गलतियों को अब देश सुधार रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु? अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान। स्टील को पावर्ड बाय ग्रीन प्लाई, देश का पहला जीरो एमिशन प्लाईवुड। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू की छात्रा से रेप की कोशिश के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अक्षय को आज गिरफ्तार कर लिया है। 27 साल का आरोपी अक्षय मुनीरका में किराए पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता है। आपको बता दें कि घटना 17 जनवरी की रात की है और अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेएनयू कैंपस में एक छात्रा से रेप की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार तलाश रही थी और अब गिरफ्तारी हो गई है। जिसमें यह पता लगा था कि एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है जो जेएनयू की छात्रा है। उसी समय मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर तुरंत पहुँचा, मौके की सेंसिटिविटी को देखते हुए, और उसी समय से हमने अपनी तफ्तीश जो है दिन रात ज़ोरों पे करी और आज हमें उसके में सफलता मिल गई। इसके अंदर जो आरोपी है उसको हमने पकड़ लिया है और पूरे केस का खुलासा हो गया है। आरोपी का नाम अक्षय दौलाई है, इसकी उम्र 27 साल है और ये मूलतः 24 परगना वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर ये मुनिरका के अंदर किराए के एक मकान में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था और ये एक भीकाजी कामा पैलेस में एक दुकान है जिसके अंदर मोबाइल रिपेयरिंग और सिम कार्ड बेचने का ये काम करता है। और एबीपी न्यूज पर आगे देखना मत भूलिएगा, एबीपी न्यूज का खास चुनावी कार्यक्रम कार में सरकार, और इस बार होंगे ओम प्रकाश राजभर। 10 मार्च को 10 बजे उत्तर प्रदेश में बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन
स्वच्छ? नींबू, नीम, चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए आपको दिखाते हैं आपके शहर की हवा कैसी है, यानी कि प्रदूषण का हाल क्या है। आज का मौसम प्रेजेंटेड बाय ऑटरविन ऑक्सीफास्ट रिलीव 1 नाक खोलना शुरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसी महान विभूतियां जिन्हें नजरअंदाज किया गया, देश अब उन गलतियों को सुधार रहा है। बड़ी बातें क्या रही वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। नेताजी का सपना था कि नव भारत का निर्माण हो और यही लक्ष्य इस वक्त देश का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही कहा कि आजादी की महान विभूतियों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने एक तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि जो गलतियां हुई हैं पहले की, उन गलतियों को अब देश सुधार रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु, अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान। मनोज मुंतशिर के साथ भारत का युग। एबीपी न्यूज की साल भर चलने वाली सीरीज हर शनिवार रात 9 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वेरिएंट भले ही नया हो, लेकिन बचने का तरीका और आगे देखना मत भूलिएगा एबीपी न्यूज का खास चुनावी कार्यक्रम कार में सरकार, और इस बार होंगे ओम प्रकाश राजभर। 10 मार्च को 10 बजे उत्तर प्रदेश में बाजा बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट ईएमआई वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसी महान विभूतियां जिन्हें नजरअंदाज किया गया, देश अब उन गलतियों को सुधार रहा है। बड़ी बातें क्या रही वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। नेताजी का सपना था कि नव भारत का निर्माण हो और यही लक्ष्य इस वक्त देश का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही कहा कि आजादी की महान विभूतियों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने एक तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि जो गलतियां हुई हैं पहले की, उन गलतियों को अब देश सुधार रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कबड्डी 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 कबड्डी। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वेरिएंट भले ही नया हो लेकिन बचने का तरीका पुराना। सबसे जरूरी है कि आप मास्क जरूर लगाएं और मास्क से नाक तक ढककर रखें। 2 गज की दूरी का हमेशा ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और तीसरी और एक और महत्वपूर्ण सावधानी जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि आप हाथ धोते रहें। आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु, अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान, मनोज मुंतशिर के साथ भारत का युग। एबीपी न्यूज की साल भर चलने वाली सीरीज हर शनिवार रात 9 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए आपको दिखाते हैं आपके शहर की हवा कैसी है, यानी कि प्रदूषण का हाल क्या है। आज का मौसम प्रेजेंटेड बाय ऑटरविन ऑक्सीफास्ट रिलीव 1 नाक खोलना शुरू।